दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्रबल्स अ लॉट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स द ANR टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं लोगों को। और इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। कुछ स्टेप्स हैं जो डिफाइंड स्टेप्स हैं, आप वो फॉलो करोगे तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज जायद मुमताज़, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGMS पटना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करना और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जो ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, जो ऑप्शंस हमें NTA देता है एक क्वेश्चन में, वो क्या है और उन्हें हम लोग को कैसे रूल आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शंस आते हैं पहले, बोथ ANR आर ट्रू, मतलब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन है कि ANR आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन है। अगर आप आधा स्टेटमेंट देखो इसमें तो उसमें क्या बता रहा है, A एंड R आर ट्रू, मतलब कि अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ, चाहे A फॉल्स हुआ या R फॉल्स हुआ, तो ये वाला दोनों ऑप्शन मेरा रूल आउट हो जाएगा। इसलिए आपको ये ऑप्शन समझना ज़रूरी था और मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा होता है तब उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपको एक भी पता है कि अगर एक भी गलत है तो आपको ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद आपको फॉलो करना है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, जो बोलता है कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। ठीक है, एक टाइप जो ऑप्शन इसमें मिसिंग है, जो आजकल नहीं दिया जा रहा है, जो पहले हो सकता है दे भी दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है आपके ऑप्शंस में ये भी मिक्स कर दें कि बोथ आर फॉल्स, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने मिला है और अभी रिसेंट ट्रेंड में तो बिल्कुल नहीं देखने मिला है। तो लेकिन ये भी आ सकता है आपका ऑप्शन, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे कि ये चार ऑप्शन ही अभी आ रहे हैं, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे और इन्हीं के टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये थे ऑप्शंस, और ऑप्शंस आपको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपका जो दो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 50-50 वाली लाइफलाइन एक मिल गई है, तो उसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं स्टेप्स पे। पहले तो दोनों स्टेटमेंट आपको एकदम अच्छे से केयरफुली रीड करना है, सोचते हुए कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। दूसरा, आपको 50-50 लाइफलाइन मैंने बता दी है कि अगर कोई एक भी गलत होता है, कोई एक भी अगर उसमें से गलत होता है तो बाकी तो आपको दो ऑप्शन ही बचे ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में तो आपका दोनों ट्रू बोल रहा है। तो अगर आपका वो एक भी फॉल्स है तो आप उसको मार्क नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद जो हमें करना है वो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। आप क्या करते हो कि आप असर्शन पढ़ते हो, उसमें आप फिर बिकॉज लगाते हो या फिर देयरफॉर लगाते हो या फिर दस लगाते हो और फिर उसको रीजन के साथ अकम्पनी करते हो। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए ठीक है जिसमें डायरेक्ट रीजन दिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे हैं आजकल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो आपको असर्शन रीजन एकदम अलग अलग स्टेटमेंट वाइज देते हैं वो, और आपको स्टेटमेंट जोड़ने के लिए जब आप दस देयरफॉर बिकॉज लगाते हो वो भी असर्शन के बाद, तो वो सेंस नहीं बना रही होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रीजन के बाद पहले आप रीजन पढ़ोगे, उसके बाद दैट्स व्हाई लगाओगे और उसके बाद असर्शन पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बिकॉज देयरफॉर असर्शन के बाद लगाते हो तो आपके मेंटल एक बायस बन जाता है। बायस ऐसा कि आपको वो असर्शन को किसी तरह ट्रू प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं और हम लोग को यहाँ पे सही ऑप्शन मार्क करना है। और उसके बाद एक ही स्टेप है कि आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ जिसमें असर्शन रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन रहें, और वो सॉल्व करने के बाद आपको एक ग्रिप मिलेगी। तो इतना तो हो गया, लेकिन सिर्फ ये बता देने से आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं, जैसा हमेशा हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एंड वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो ये तो हमें पता है, पहला असर्शन आपको दिया हुआ है, दूसरा रीजन देगा, ऐसी क्वेश्चन में आएगा आपके। ठीक है, तो असर्शन मतलब कि वो दावा कर रहा है, वो दावा कर रहा है, आपको कोई स्टेटमेंट बता रहा है। उसके बाद रीजन दे रहा है कि उसकी वजह ये हो सकती है। उसके बाद बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ अबव द स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और ऑप्शंस वही वाले हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको एनालाइज करना है कि ये सही है या गलत है। तो पहला असर्शन एक स्टेटमेंट की तरह मान के चलो कि ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। ट्रू है, सबको पता है ये, है ना, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हो रहा होता है। ठीक है, रीजन, फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड ATP इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, जो भी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, तो आपको पता है कि दोनों करेक्ट है। अब आपको सोचना है कि क्या इसका रीजन और असर्शन सही है। तो अब यहाँ पे आप रीजन पहले पढ़ोगे जो पूरा है कि फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, तब दोनों कन्वर्ट करते हुए
दैट्स वाई एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेटमेंट सही है। तो मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही बन रहा है कि दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन, और फॉल्स वाला तो गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने ये एनालाइज कर लिया, तो 2 स्टेटमेंट हमने रूल आउट कर दिया है। उसके बाद दोनों ट्रू हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है, जो रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये कुछ सेंस बना रही होगी बात को आपको, ठीक है। लेकिन अभी एक ही एग्जाम्पल नहीं, इसका आंसर भी आप देख लो कि इट्स 4, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मतलब लेके देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे असर्शन रीजन आपको दे रखा है। यहाँ पे पूछता है मॉर्फोलॉजी से ये क्वेश्चन है कि अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। और इंटरनोड, इसका रीजन क्या है? इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तब क्या ये असर्शन की वजह है? जाहिर सी बात है, ये वजह है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसका सॉल्यूशन ऐसे आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री, हाँ कभी कभी टफ आता है केमिस्ट्री, मतलब जैसे बायो में तो लोग सॉल्व कर लेते हैं, बायो में लगता है कि अरे ये तो आसान है, बन जा रहा है, असर्शन रीजन इन बायो इज वेरी इजी, ओके तो बन जाएगा आपसे क्योंकि आपने बायो बहुत पढ़ रखी है। लेकिन केमिस्ट्री में आप डिजाइंड हो, आपका जो ब्रेन डिजाइंड है एक पैटर्न फॉलो करने का, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाए हैं और स्टेटमेंट कम लगाए हैं और असर्शन रीजन कम लगाए हैं, तो एनटीए उसी पे खेलता है और आपको केमिस्ट्री में थोड़ा टफ एएनआर दे देता है। लेकिन वो टफ होते नहीं है, आपने जो थोड़ा सा न्यूमेरिकली पढ़ा है उसी को आपको स्टेटमेंट वाइज उसको बनाने आना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे। केमिस्ट्री से ये लिया गया है ये वाला क्वेश्चन, और असर्शन इसमें बोलता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्मॉल वेरिएशन अकर्स। देखो यहाँ पे हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर दे दिया है ना, तो इसका मतलब ये कोई भी एक्सेप्शन है वो स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आप उस एक्सेप्शन के बेसिस पे से रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विच अकंपनीज द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर डी ऑर्बिटल। तो ये रीजन भी जो इसका है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे असर्शन का, तो इसलिए आप मार्क करोगे 1। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जो ए और आर को इनकरेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर बाकी बचा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो एनालाइज करने के लिए आपको जो उस चैप्टर की नॉलेज है वो आपको अप्लाई करनी है। तो इसका ऑप्शन है 1, और कैसे आया उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक और एएनआर क्वेश्चन है जो कि आपको फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स में ये 2024 का ही क्वेश्चन है। असर्शन मतलब वो दावा कर रहा है कि हाउसेज मेड ऑफ कॉन्क्रीट रूफ्स ओवरलेड विथ फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। ऐसा घर हम लोग बनाएंगे ही क्यों जो गर्मी, मतलब इसका कोई रीज़न होना चाहिए। हॉटर यहाँ पे गलत है, ठीक है, हॉटर नहीं होगा, कूलर होगा, क्योंकि वो ठंडा रखे ना घर को, तब तो हम लोग इतना मेहनत करेंगे उसके ऊपर, रूफ के ऊपर। उसके बाद रीजन, द लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स द हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन्स एयर पॉकेट। ये रीजन तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन असर्शन जो है हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला 2 ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है इसी में से को होगा, और बाकी 2 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही रूल आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ए एंड आर में से एक गलत है, वो हमारा ए है। तो ए गलत है, वैसा सेकंड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका हो गया सेकंड ऑप्शन। फिर एक और ए एन आर यहाँ पे लिया है कि ये हमारे जोलॉजी से लिया गया है। एनिमल किंगडम, मेंबर्स ऑफ सबफैलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous या फिर bony vertebral column in the adult. स्टेटमेंट तो सही है। रीजन क्या देता है कि all chordates are vertebrates, not all vertebrates are chordates. उल्टा दे दिया है ये, ठीक है। All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत आ गया, तो उसके वजह से 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही रूल आउट कर दोगे कि दोनों सही हो नहीं सकते हैं, और उसमें से भी आपको फिर बचा 2 ऑप्शन। 50-50 लाइफलाइन आपने यूज कर ली। अब आपको यहाँ पे देवी और सज्जनों आपको क्या करना है कि यहाँ रीजन को फॉल्स मार्क करना है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, यह हमारा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अगर आपने बेटर देन वन शॉट नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है। यहाँ पे असर्ट करता है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 से 25% CO2 जो है हमारा हीमोग्लोबिन में
बाइंड करके होता है, जैसे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। रीजन क्या देता है, द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2। तो इसके लिए आपको सारे कंडीशंस पता होना चाहिए जहाँ पे बाइंडिंग या फिर डिसोसिएशन हो रहा होता है ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वो पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि कार्बामिनो हेमोग्लोबिन इतना ही % होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि हाई PCO2 जहाँ पे होगा वहाँ पे कार्बामिनो बाइंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो जाएंगे। ओके, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोलता है कि रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हो सकता है कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें होता है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रीजन क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट द एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो आपका दो ऑप्शन तो रूल आउट हो जाए कि कोई एक फॉल्स नहीं है, इसमें दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है उसका रीजन उसका डेफिनेशन तो नहीं हो सकता है ना, उसका रीजन उसका डेफिनेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे रीजन में क्या दिया, डिफाइन किया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें उसके बाद बोल दें दैट्स व्हाई रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, तो इट मेक्स नो सेंस। तो इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 होगा। आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे कि एक और स्टेटमेंट है और ये हमारा एनाटॉमी से लिया गया है, सॉरी प्लांट किंगडम से लिया गया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गमीटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा। ये हमें पता है। ठीक है, इसका जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेंट फेज जो है वो गमीटोफिटिक ही होता है। और फिर रीजन क्या आता है कि प्रोटोनेमा जो है वो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप वही वाला ट्रिक लगाओ। एक तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्लांट किंगडम पता है तो आपको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप यहाँ पे वो ट्रिक लगाओ, प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ गमीटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा। सही बात है कि अगर आप प्राइमरी प्रोटोनेमा की बात कर रहे हो तो वो कहाँ से बन रहा है, आपके डायरेक्ट स्पोर से बन रहा है। अगर आप डायरेक्ट स्पोर से सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता तो फिर आप उसको कभी फर्स्ट स्टेज बोलते ही नहीं। तो यहाँ पे रीजन करेक्ट आ रहा है आपका। तो दो ऑप्शन तो आपने शुरू में ऐसे ही रूल आउट कर दिए जब आपको पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और अब दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो 4 आपका सही आंसर है। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, वो भी दे रखा है यहाँ पे। फिर आप देखो एक और केमिस्ट्री से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है और आपको पता नहीं क्यों टफ लगता है, लेकिन उतना टफ है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, वो होता है जब सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। एसर्शन ionization enthalpy increases along each series of the transition elements from left to right, however small variation occurs. और रीजन क्या है, दिस corresponding increase in the nuclear charge which accompanies the filling of the electron in the inner d orbital. तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है however small variation occurs, तो उसको वो बाकी सारे एक्सेप्शंस को इंक्लूड कर ले रहा है। उसके बाद जब रीजंस की बात करें तो रीजन भी वो सही बता रहा है कि सबसे पहले इनर डी ऑर्बिटल्स जो फिलिंग हो रहा है तो फिर उसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही रूल आउट कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे असर्ट कर रहा है यानी दावा कर रहा है, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि लिथियम बेरिलियम अनलाइक द अदर रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम द कंपाउंड्स विच प्रोनाउंस आयोनिक विथ प्रोनाउंस आयोनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप एक चीज़ देखो कि ये जो बातें कर रहा है लिथियम और बेरिलियम का, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद आप रीज़न में अगर जाते हो उसके, तो लिथियम मैग्नीशियम का जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो ये तो सही बता रहा है, LIMG का होता है, आपने ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, LIMG का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, बट यहाँ पे वो रीज़न इसका है ही नहीं एक्सप्लेनेशन, और ऊपर से जो असर्शन है वो भी गलत है। ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके वजह से हमारा दो ऑप्शन तो ऐसे ही यहाँ पे रूल आउट हो जाएगा। और आपको जब असर्शन और रीजन में से ट्रू फॉल्स गिनना होगा तो आपको पता है कि असर्शन जो है फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है, एक स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अगेन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से है और ये बार बार आ रहा है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है उसको। ठीक है, assertion है कि a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptom like breathing difficulty and heart palpitations. Okay, reason क्या देता है, due to low atmospheric pressure at high altitude the body does not get the sufficient oxygen. तो अब यहाँ पे आप नॉर्मली बिकॉज भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, पहले आप assertion लगाओ, उसके बाद आप बिकॉज लगा दो यहाँ पे, तो फिर उसके बाद भी आपका काम चल जाएगा।
कैसे? हार्ट पैल्पिटेशन बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ठीक है, उसका डिफाइंड मतलब पूरा अच्छे से बड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो यहाँ पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिसेंट 3 साल के सारे ANR क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेरे साथ अभी इस वीडियो में रह के। और अगर आपको और भी टॉपिक्स देखने हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आ रहे हैं बार बार प्रीवियस क्वेश्चन में वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये सारे वीडियोस नीचे दिए हुए देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें एक की रूल है कि आप पहले तो सारे ये स्टेप्स फॉलो करो और उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाना है, ये स्टेप्स फॉलो करना, लेकिन तो आपका क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। और ANR ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। मेरे को भी लगता था जब ये 2022 में स्टार्ट हुआ था ना आना, तो मेरे को भी लगता था बहुत टफ होगा, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। अगर आपने सही से पढ़ा है ना NCERT को, या फिर आपने नोट्स भी पढ़े तो आपसे ये बन जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा घबराओ नहीं और इससे अच्छे से सॉल्व करो। एटलीस्ट इस PDF को सॉल्व कर लो, लेटेस्ट 3 साल के हैं ये, सारे ANR आपके हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है, प्रिपरेशन कैसे करें अब समझ नहीं आ रहा है। हर दिन उठते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। लेकिन एक बात जान लो, मुश्किल ऐसा मोड़ है जहाँ से सफलता का रास्ता जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम अभी गिव अप कर दोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुमने जो इतनी मेहनत की है साल भर और 2 साल 3 साल जितने साल भी, सब पानी में जाएगा। तो अभी इस मोड़ पे आके पीछे मत हटना, अपना 100% दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मुश्किल आएगी। और ये हमेशा याद रखना कि मुश्किल वो मोड़ है जहाँ से सफलता का रास्ता जुड़ा हुआ है।